तो चैनल आज आपके लिए लाए गुप्त वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुप्त वंश से संबंधित जो है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो यह श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त वंश के शासकों की मुख्य राजधानी कहाँ थी? तो यह पाटलिपुत्र में थी। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। नेक्स्ट है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास में किस युग के रूप में जाना जाता है? तो स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त काल के किस विद्वान ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा था? तो कालिदास के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है, गुप्त काल के दौरान किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो फाहियान के द्वारा। नेक्स्ट है, गुप्त काल में किस धातु का उपयोग सिक्कों के निर्माण में अधिक होता था? तो यह सोना का सबसे ज़्यादा यूज होता था। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो हुनों का आक्रमण जो है गुप्त वंश का पतन का कारण था। नेक्स्ट है, कौन सा गुप्त शासक नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रसिद्ध है? तो कुमारगुप्त के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्तकालीन प्रशासन किस प्रकार का था? तो केंद्रीयकृत था। नेक्स्ट प्रश्न आता है, गुप्त वंश के किस शासक ने आल्हा और वीर रस की परंपरा को प्रोत्साहन दिया था? तो समुद्रगुप्त के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त काल में प्रयुक्त होने वाली मुख्य भाषा कौन सी थी? तो यह संस्कृत भाषा थी। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के सिक्कों पर शासक को किस प्रकार दर्शाया गया था? तो योद्धा और कवि के रूप में, देवताओं के साथ पूजा करते हुए। नेक्स्ट है, गुप्त काल में किस शासन का शासनकाल सबसे लंबा था? तो कुमारगुप्त का जो है सबसे लंबा शासनकाल था। नेक्स्ट है, गुप्त काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन सा था? तो नालंदा था। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो समुद्रगुप्त था। नेक्स्ट है, गुप्त काल में किस शासक ने हुनों के आक्रमण को डटकर सामना किया था? तो स्कंदगुप्त के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी? 319 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। गुप्त काल में किस प्रकार के मंदिर अधिक बनते थे? तो पत्थर के सबसे ज़्यादा मंदिर बनते थे। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के पतन के बाद प्रमुख शक्ति कौन बना? तो हर्षवर्धन काल सबसे ज़्यादा उसका आया था। नेक्स्ट है, गुप्त काल के किस राजा को कविराज की उपाधि धारण की थी? तो समुद्रगुप्त के द्वारा। नेक्स्ट है, गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? तो आर्यभट्ट थे। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, गुप्त काल में साहित्य का प्रमुख रूप कौन सा था? तो संस्कृत था। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के शासकों ने किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था का पालन किया था? तो केंद्रीकृत। नेक्स्ट है, गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? नालंदा था। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का पहला शासक कौन था जिसने आधिकारिक रूप से शक्ति का विस्तार किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य की स्थापत्य कला का प्रमुख उदाहरण कौन सा? तो दिल्ली का लौह स्तंभ है। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के दौरान किस क्षेत्र में प्रमुख वैज्ञानिक प्रगति प्राप्त हुई थी? तो चिकित्सा, गणित, खगोल शास्त्र सभी में। गुप्त काल को इतिहास में किस प्रकार की आर्थिक समृद्धि के लिए जाना जाता है? तो व्यापारिक विस्तार, कृषि उत्पादकता, स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, गुप्त काल में कौन सा विज्ञान सबसे अधिक विकसित हुआ था? तो खगोल शास्त्र, चिकित्सा, गणित सभी हो गया। नेक्स्ट है, गुप्त काल में प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हरिसेन के द्वारा। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के दौरान हिंदू धर्म का कौन सा रूप अधिक लोकप्रिय था? तो वैष्णववाद। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के किस राजा ने अजंता की गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के पतन के मुख्य कारणों में से कौन सबसे महत्वपूर्ण था? तो हुनों का आक्रमण था। नेक्स्ट है, गुप्त काल के दौरान साहित्य में कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो आर्यभट्ट, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, उपरोक्त में से सभी। गुप्त काल में प्रमुख शिक्षा केंद्रों में से एक कौन सा था? तो नालंदा विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट है, गुप्त काल के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य के दौरान मुख्य व्यापार मार्ग क्या था? तो समुद्री मार्ग था और थल मार्ग, दोनों मार्ग था। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य की स्थापत्य शैली का मुख्य उदाहरण क्या था? तो लौह स्तंभ था, अजंता की गुफाएं थी और नालंदा विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त वंश के दौरान किस देवी की मूर्तियों का निर्माण सबसे अधिक हुआ था? तो लक्ष्मी जी की मूर्ति का। नेक्स्ट है, गुप्त काल के शासक समुद्रगुप्त ने कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में महारत हासिल की थी? तो बीना। नेक्स्ट है, गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध गणितीय योगदान क्या था? तो शून्य की अवधारणा सबसे ज़्यादा योगदान में था। नेक्स्ट है, गुप्त की वंश की स्थापना कहाँ से हुई थी? तो मगध से इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद कौन सी शक्ति सबसे अधिक उभर कर सामने आया था? तो हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, गुप्त काल में धार्मिक सहिष्णुता का सबसे अच्छा उदाहरण क्या था? तो जो बौद्ध और हिंदू धर्म का सामंजस्य था। नेक्स्ट है, गुप्त काल में किसने पंचतंत्र की रचना की थी? तो विष्णु शर्मा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का मुख्य व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो ताम्रलिप्ति था। नेक्स्ट है, गुप्त काल में किस प्रकार का साहित्य सबसे अधिक लिखा गया था? धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक दोनों तरह के लिखे गए थे।
नेक्स्ट है गुप्त वंश के किस शासक ने कुमारगुप्त नाम की उपाधि धारण की थी? तो यह कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त के द्वारा। नेक्स्ट है गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है गुप्त साम्राज्य का पतन मुख्यतः किसके आक्रमण के कारण हुआ था? तो हूनों का आक्रमण। नेक्स्ट है गुप्त वंश के किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो कुमारगुप्त के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न आता है गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे? तो समुद्रगुप्त के द्वारा। नेक्स्ट है गुप्त वंश के शासकों का धर्म मुख्यतः क्या था? तो वैदिक धर्म था। नेक्स्ट है गुप्त वंश के काल को भारतीय इतिहास का कौन सा युग कहा जाता है? तो स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट है फाहियान किस गुप्त शासक के दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है कौन सा गुप्त राजा महेंद्रादित्य के नाम से जाना जाता है? तो स्कंदगुप्त जाना जाता है। नेक्स्ट है कौन सा गुप्त शासक हूनों से प्रभावी ढंग से लड़ा था? तो स्कंदगुप्त के द्वारा लड़ा गया था। नेक्स्ट है गुप्त शासकों ने अपने सिक्कों पर किस देवी की छवि अंकित की थी? तो लक्ष्मी की। नेक्स्ट है गुप्त वंश के दौरान कौन सा भाषा साहित्य का स्वर्णिम काल था? तो संस्कृत था। नेक्स्ट है गुप्त वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट है गुप्त वंश के दौरान सबसे प्रमुख विज्ञान विषय कौन सा था? गणित था। नेक्स्ट है गुप्त साम्राज्य के काल में सबसे प्रमुख नगर कौन सा था? तो पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट है अजंता की गुफाएं किस काल की थी? तो यह गुप्त काल की मानी जाती है। नेक्स्ट है गुप्त वंश के शासक ने कौन सी लिपि का उपयोग करते थे? तो ब्राह्मी लिपि का उपयोग करते थे। नेक्स्ट है कौन सा गुप्त राजा चिकित्सा शास्त्र में भी रुचि रखता था? तो समुद्रगुप्त के द्वारा। नेक्स्ट है गुप्त वंश के दौरान शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो नालंदा था। नेक्स्ट है गुप्त वंश के सिक्कों पर आमतौर पर किसका चित्र अंकित होता था? तो शासक और देवी लक्ष्मी का। नेक्स्ट है गुप्त वंश के किस राजा ने साहित्य और कला को संरक्षण दिया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तक आर्यभट्टीय किस गुप्तकालीन वैज्ञानिक ने लिखी थी? तो यह आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है गुप्त साम्राज्य के किस काल में भारत का सांस्कृतिक और भौतिक चरमोत्कर्ष हुआ है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा चीनी यात्री गुप्त वंश के समय भारत आया और उसने भारत के बारे में विवरण दिया? तो फाहियान के द्वारा। नेक्स्ट है गुप्त साम्राज्य के दौरान किस कला को विशेष संरक्षण मिला है? तो मूर्ति कला, पेंटिंग और वास्तुकला, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट है गुप्त काल में आयुर्वेद के क्षेत्र में प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? तो सुश्रुत थे। नेक्स्ट प्रश्न आता है गुप्त वंश के किस राजा ने दिल्ली के लौह स्तंभ का निर्माण करवाया? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है गुप्त वंश के शासन काल में धार्मिक सहिष्णुता का प्रमुख उदाहरण क्या था? तो बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का सह अस्तित्व था। नेक्स्ट है गुप्तकालीन साहित्य में कालिदास किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। नेक्स्ट है गुप्त साम्राज्य में सिक्कों पर किस देवता की छवि अक्सर होती थी? तो विष्णु की। नेक्स्ट है गुप्त साम्राज्य में किस प्रकार का प्रशासनिक ढांचा था? केंद्रीयकृत था। नेक्स्ट है गुप्त काल में किस क्षेत्र में भारी प्रगति हुई थी? तो खगोल शास्त्र, चिकित्सा, गणित, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट है गुप्त वंश के किस राजा को कविराज की उपाधि दी गई थी? तो समुद्रगुप्त के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी रचना गुप्त काल के कवि कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट है गुप्त काल में किस प्रकार की कृषि प्रणाली प्रचलित थी? व्यक्तिगत कृषि थी। नेक्स्ट है गुप्त शासक समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धियों को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण विजय अभियान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है गुप्त काल में किस क्षेत्र में विशेष योगदान हुआ था? तो कला, विज्ञान और संस्कृति, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट है गुप्त साम्राज्य के दौरान किस देवता की पूजा सबसे अधिक होती थी? तो विष्णु जी की। नेक्स्ट है गुप्त काल के दौरान किस प्रकार के मंदिरों का निर्माण किया जाता था? तो नागर शैली में किया जाता था। नेक्स्ट है किस गुप्तकालीन खगोल शास्त्री ने ग्रहों की गति नियम दिए थे? तो आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है कौन सा गुप्त शासक अपने प्रतिद्वंदियों के लिए प्रति दयालुता और उदारता के लिए प्रसिद्ध था? तो समुद्रगुप्त के द्वारा। नेक्स्ट है गुप्त काल में व्यापार और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो यह कृषि था। नेक्स्ट है गुप्त साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई क्या थी? तो ग्राम थी। नेक्स्ट है गुप्त काल में समाज में वर्ण व्यवस्था का पालन किस प्रकार किया जाता था? तो यह कठोरता से किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है आर्यभट्ट ने पृथ्वी के घूर्णन के बारे में क्या निष्कर्ष दिया था? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। नेक्स्ट है गुप्त काल में कौन से भारतीय ग्रंथ का पहला फारसी अनुवाद हुआ था? तो पंचतंत्र, यह विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है गुप्तकालीन गणितज्ञ वराहमिहिर ने किस विषय में ग्रंथ लिखा था? तो ज्योतिष।
नेक्स्ट है समुद्रगुप्त ने अपनी विजयी अभियान के दौरान कितने राज्यों को जीत लिया था? तो 20 राज्यों को। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किस देश के साथ व्यापार में वृद्धि हुई थी? तो रोम, यह इटली की राजधानी है। नेक्स्ट है गुप्त काल के दौरान न्याय शास्त्र किसने लिखा था? तो वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है गुप्त काल में किस खगोल शास्त्री ने ग्रहों की गति सटीक गणना की थी? तो आर्यभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट है गुप्त वंश के दौरान किस राज्य ने स्वतंत्रता की घोषणा की? तो बंगाल। नेक्स्ट है गुप्त काल में किस मुद्रा का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता था? तो सोने की मुद्रा का प्रयोग किया जाता था। है गुप्त काल में 10 कुमार चरित्र नामक जो है पुस्तक किसने लिखा था? तो दंडी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है गुप्त काल के दौरान किस क्षेत्र में सबसे अधिक सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ? तो दक्षिण पूर्व एशिया में। नेक्स्ट है गुप्त काल में किस प्रकार की ज्योतिषीय गणनाएं विकसित हुई है? तो उपरोक्त में से सभी, ग्रहों की गति, ग्रह के समय का निर्धारण और पांचांग निर्माण में। नेक्स्ट है गुप्त काल में किस वैज्ञानिक ने सूर्य और चंद्रमा के ग्रह की वैज्ञानिक की व्याख्या दी थी? तो आर्यभट्ट। नेक्स्ट है गुप्त काल की सबसे प्रमुख वास्तुकला शैली क्या थी? तो नागर शैली। नेक्स्ट है गुप्त काल के दौरान धर्मनिरपेक्ष साहित्य का विकास किस भाषा में हुआ था? तो संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट है गुप्तकालीन पंचतंत्र का लेखक कौन थे? तो विष्णु शर्मा। नेक्स्ट है गुप्त वंश के समय भारत में कौन सी विशेष धातु के उपयोग में वृद्धि हुई? तो लोहा की। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त की विजय अभियानों की जानकारी किस माध्यम से प्राप्त होती है? तो प्रयाग प्रशस्ति, अभिलेख और सिक्के से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है गुप्त वंश के पतन के बाद भारत में किस शक्ति साम्राज्य ने शक्ति प्राप्त की थी? तो वर्धन साम्राज्य ने शक्ति प्राप्त की थी। गुप्त वंश के दौरान प्रसिद्ध अमरकोश किसने लिखा था? तो अमर सिंह के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है गुप्त काल में किस विद्वान ने पृथ्वी की गोलाकारता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो आर्यभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट है कौन सा गुप्त शासक महाराज धीराज की उपाधि धारण करता था? तो समुद्रगुप्त के द्वारा। नेक्स्ट है गुप्त साम्राज्य में कालिदास की प्रसिद्ध रचना रघुवंशम किस पर आधारित है? तो रामायण पर। नेक्स्ट है गुप्त काल में सबसे पहला भवन निर्माण मैनुअल किसने लिखा? वराहमिहिर के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है गुप्त काल में खगोल शास्त्र का अध्ययन किस ग्रंथ के माध्यम से? तो आर्यभट्टीय माध्यम से। नेक्स्ट है गुप्त काल में महिला शिक्षा की स्थिति कैसी थी? तो केवल उच्च वर्ग तक ही सीमित थी। नेक्स्ट है गुप्त वंश के सिक्कों पर शासकों को किस रूप में दिखाया जाता था? तो योद्धा के रूप में दिखाया जाता था। नेक्स्ट है गुप्त वंश के समय सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विहार कौन सा था? तो नालंदा था। नेक्स्ट है गुप्त काल में किस प्रकार का धार्मिक साहित्य अधिकतर लिखा गया है? तो वैष्णव साहित्य। नेक्स्ट प्रश्न है समुद्रगुप्त के दक्षिण विजय अभियान के दौरान कौन कौन से राज्य उनकी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य हुए थे और उनके राजनीतिक प्रभाव को आप कैसे देखते हैं? तो 14 राज्य जो है उसमें शामिल हुआ था। नेक्स्ट है गुप्त काल की आर्थिक व्यवस्था में वाणिज्यिक और कृषि क्षेत्र की परस्पर निर्भरता को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो व्यापार और कृषि के बीच संतुलन से। नेक्स्ट है गुप्त वंश के पतन के मुख्य कारणों का मूल्यांकन करते हुए हुनों के आक्रमण का प्रभाव, तो यह राजनीतिक और सैन्य पतन को कहेंगे। नेक्स्ट है गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान को सामाजिक सुधारों के संदर्भ में कैसा देखा जा सकता है? तो धर्म और विज्ञान का सामंजस्य। नेक्स्ट है गुप्त काल के दौरान सांस्कृतिक पुनर्जागरण की अवधारणा को कला और साहित्य के विकास के संदर्भ में कैसे समझा जा सकता है? तो यह धर्मनिरपेक्ष साहित्य और कला का विकास। नेक्स्ट है आर्यभट्ट और वराहमिहिर की रचनाओं का गुप्तकालीन समाज के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो धार्मिक जटिलता में वृद्धि होगी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास और शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बौद्ध धर्म के विकास के प्रति शासक का दृष्टिकोण क्या था? तो धार्मिक सहिष्णुता था। नेक्स्ट है गुप्त काल में आर्थिक समृद्धि का मूल्यांकन किस आधार पर किया जा सकता है? तो व्यापारिक विस्तार, कृषि उत्पादकता, सोने और चांदी के सिक्कों का प्रचलन, उपरोक्त में से सभी। गुप्त काल की राजनीतिक व्यवस्था में केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत प्रशासन का क्या महत्व था? तो दोनों ही संतुलन था, केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत। नेक्स्ट है गुप्त काल में कला और वास्तुकला संरक्षण को शासकों की राजनीति का हिस्सा कैसे माना जा सकता है? तो जनता को सांस्कृतिक रूप से जोड़ना है। प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त विवरण के आधार पर समुद्रगुप्त की विजय अभियानों की कूटनीति का मूल्यांकन कैसे करेंगे? तो राजनयिक नीति और सामरिक गठबंधन से। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्का का प्रचलन आर्थिक प्रभाव कैसे समझा जा सकता है? तो व्यापारिक वृद्धि और मुद्रास्फीति का नियंत्रण। गुप्तकालीन साहित्य और कला का पुनर्जागरण भारतीय समाज की सांस्कृतिक पहचान को कैसे प्रभावित करता है? तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक सामंजस्य के थ्रू। नेक्स्ट है गुप्त काल के अंत के बाद भारत की राजनीतिक व्यवस्था में आए परिवर्तन को कैसे समझा जा सकता है? तो छोटे राज्यों का विखंडन करके। कौन सा गुप्तकालीन राजा जो है चरण अधिकरण नीति का पालन करता है और इस नीति का महत्व क्या था? तो समुद्रगुप्त।
नेक्स्ट है गुप्त काल में शिक्षा प्रणाली का विश्लेषण करते हुए किस संस्थान को उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना गया? नालंदा। नेक्स्ट है गुप्त वंश के शासन में प्रशासनिक व्यवस्था में ग्राम स्तर की भूमिका क्या थी? तो राजनीतिक और सामाजिक मामलों का प्रबंधन। नेक्स्ट है गुप्त काल के दौरान क्षेत्रीय आक्रमणों को रोकने के लिए शासकों द्वारा अपनाई गई सैन्य नीति को कैसे प्रभावित किया जा सकता है? क्षेत्रीय गठबंधन, सैन्य शक्ति का प्रदर्शन, शांति संधि, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त को क्यों आदर्श राजा के रूप में देखा जाता है? तो उनकी सैन्य विजय, सांस्कृतिक संरक्षण, आर्थिक समृद्धि, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट है गुप्त वंश के पतन को रोकने में शासकों द्वारा उठाए गए प्रयासों का ऐतिहासिक और सफलता का कारण क्या था? राजनीतिक विखंडन, विदेशी आक्रमण, प्रशासनिक कमजोरी, उपरोक्त में से सभी।